हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। और हमारा चैनल है गेट सेट टू लर्न। इट मीन्स सीखने के लिए तैयार है ना सब के सब। आज हम जो पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट रेस्पिरेशन का एक टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से हम क्या सीखते हैं, देखो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी हमें कैसे प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में वो हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है, कैसे बनाता है, क्या करता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ह्यूमंस में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होता है। लेकिन क्या होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस के आगे वाले प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जैसे आगे फर्मेंटेशंस होते हैं, किसी एनारोबिक कंडीशन होती है, वो अपनी ह्यूमन बॉडी में भी एक जगह एनारोबिक कंडीशन होती है। और वो कब होती है वो हम देखेंगे आज। हमने तो थक ही जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते, हाथ पैर दर्द ही करने लगते हैं। जो वो हाथ पैर दर्द करते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही करते हैं। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। जब हम लिखते लिखते दर्द करने लगते हैं ना हमारे हाथ, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और उसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो आज हम छोटा ही टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। आगे के टॉपिक्स हम अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक वीडियो में। तो ग्लाइकोलाइसिस से देखते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को फास्ट रिवीजन हो, क्योंकि पूरी साल भर तो थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना। दो वर्ड होता है, ग्लाइकोज और लाइसिस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस बनता है। ग्लाइकोज जो ग्लूकोज क्या होती है, शुगर। ठीक है, तो ग्लाइकोज शुगर, लाइसिस स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, ग्लूकोज का या किसी भी शुगर का टूटना। ठीक है, दिस टर्म्स गिवन बाय गुस्ताव एम्बिडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पारनास। ठीक है, इन तीनों के इस ई को, इस एम को और पी को मिला करके बोलते हैं ईएमपी पाथवे। इसीलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये क्या होता है इसके अंदर, इस न्यूक्लियस को छोड़ दे तो ये होता है पूरा साइटोप्लाज्म। मेजर पार्ट होता है, जो सेल का मेजर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड टाइप में होता है। ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। ठीक है, इसी के अंदर सब प्रेजेंट होता है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आता है, नीट में आता है ये क्वेश्चन। सुक्रोज, अब हमारे पास शुगर कौन सी है, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाती है। ठीक है, दो हमारे पास शुगर बन गई। ये क्या है हमारे पास, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है हमारे पास, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड से ये क्या बन गया हमारा, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो दो टाइप की मोनोसैकेराइड्स से या दो मोनोसैकेराइड्स से जुड़ करके बने हुए होते हैं, वो डाइसैकेराइड्स होते हैं, या उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं। और ये हमारे ग्लूकोज क्या है और फ्रक्टोज, ये दोनों 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, वो जब हम बायोमोलिक्यूल का मैं वीडियो डालूंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। एनारोबिक मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी कहाँ कहाँ होगी, जहाँ ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगी, जहाँ ऑक्सीजन के सोर्स नहीं होंगे, तो वहाँ। और कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं। तो उनके लिए क्या हो, उनको भी तो एनर्जी चाहिए बॉडी में काम करने के लिए, तो वो एनर्जी कैसे बनाते हैं, तो वो ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में होगा, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा। जब ग्लाइकोलाइसिस एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होगा तो वो ग्लाइकोलाइसिस पहले पायरुविक एसिड में बदलता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होके ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलेगा। पायरुविक एसिड से जो यहाँ पे एनारोबिक है उनमें ये इथेनॉल, CO2 और 2 ATP। ये ATP क्या है, एनर्जी, करेंसी हो, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी।
तो ये CO2 है, ये CO2 फर्मेंटेशन में काम आती है इन प्रेजेंस ऑफ सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये क्या है? ईस्ट है, ब्रेवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट, जो ब्रेड बनाने में भी काम आती है। ठीक है, ब्रेड कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेट ही तो करते हैं ब्रेड को। जो आटा होता है, सिंपल व्हीट होता है, व्हीट आटे को उसका फर्मेंटेशन करवाता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी की प्रेजेंस में। ठीक है, इन मस्कुलर सेल ऑफ ह्यूमन में कहाँ होता है? एनारोबिक मसल्स में, मस्कुलर सेल्स में। जैसे कि हम लिखते लिखते थक जाते हैं, हमारे हाथों में, अंगुलियों में दर्द करने लगती है, इन जॉइंट्स में, यहाँ पे, इनमें जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है। वो लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? क्योंकि उस जगह ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई नहीं हो पाती है। तो वो जो पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस से बनता है, वो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP बनाता है। ये 2 ATP क्या है? एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी हमारे लिए काफ़ी नहीं होती है उस टाइम पे जब हम काम कर रहे हैं, उस वक्त ये एनर्जी काम नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हम ये देखेंगे कि कितने ATP बनते हैं। और जब इस लैक्टिक एसिड बनता है यानी कि एनारोबिक होता है, तब ATP 2 ATP बनते हैं, कंप्लीट 2 ATP। तो एनर्जी की क्या हो जाती है? कमी। ठीक है, आगे देखते हैं हम फुल फॉर्म्स। ये हमारे पास ATP है। ATP को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या हुआ? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमारे पास क्या है? NADH। ये है ना, बहुत बार आएगा पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में ये 2 वर्ड्स, और इसमें एक और आता है NADPH। ठीक है, तो वो फॉस्फेट जुड़ जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये NADH होता है। इस NADH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी NADH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये F होता है, F में यहाँ पे सिर्फ फ्लेविन आ जाता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आगे हम ग्लाइकोलाइसिस का पूरा वो देखते हैं जिसमें 10 स्टेप्स होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा प्रोसेस देखते हैं आगे। ओके, तो ये ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ ग्लूकोज की जगह क्या हो सकता है? फ्रक्टोज भी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, या सिर्फ ग्लूकोज पार्टिसिपेट करेगा? तो यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों किससे बनते हैं? सुक्रोज से। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस में, फर्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का हमें आगे पायरुविक एसिड में इसे चेंज करना है, ग्लाइकोलाइसिस करवाना है, और कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये हेक्सोकाइनेज और Mg2+, ये जो मेटल है, इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो ATP है वो ADP में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम कर लिया गया है, एनर्जी यूज ली गई है। ये ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ट्राई से डाई हो गया, यानी कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि एनर्जी यूज कर ली गई है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें ना इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, बाकी जो जितने भी एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बोर्ड के लेवल पे, नीट के लेवल पे आ सकते हैं, बोर्ड के लेवल पे बाकी एंजाइम जरूरी नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो वही आता है जो सिर्फ NCERT में होता है, लेकिन जो नीट है उसमें 5% एक्स्ट्रा आ सकता है, चांसेस हैं। तो बाकी एंजाइम्स देख लेना एक बार, देखने में क्या ही जा रहा है, देख लेते हैं फटाफट। बाकी नीट के लिए तो सिर्फ हेक्सोकाइनेज Mg2+, क्योंकि NCERT में सिर्फ यही एक एंजाइम दिया हुआ है जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, यानी कि सिर्फ चेंज हुई है पोजीशंस, एटम्स की पोजीशन चेंज हुई है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये एरो का निशान आइसोमर में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये आया हुआ है क्वेश्चन। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज Mg2+, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ATP से ADP
यानी कि एनर्जी यूज कर ली गई है। एटीपी में क्या है, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और एडीपी में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, तो एक कम हो गया इसलिए 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, यानी कि यूज ले ली गई है एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 फॉस्फेट से एल्डोलेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में एल्डोलेज है, तो एल्डोलेज से अगर ये एल्डिहाइड है, ये एल्डोलेज है, तो यहाँ पे बनेगा भी एक एल्डिहाइड ही। ये लर्न करने का एक तरीका होता है कि यहाँ एल्डोलेज यूज हो रहा है तो नीचे वाला बनने वाला भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया एल्डिहाइड, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये आइसोमर हो जाता है यहाँ पे इसका ट्रायोज फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। हमें पता होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब ना यहाँ पे एक चीज हुई है, क्या हुई है किसी ने नोटिस किया? यहाँ हमारे पास 6 कार्बन थे और यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल है, तो जब ये जो प्रोसेस सिंगली दिखाया गया है तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के लिए दिखाया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 NAD पॉजिटिव, क्योंकि 2 बन गए ना, तो 2 के लिए 2 प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस एक और होगा, तो वो 2 हो गए, तो ये 2 NAD पॉजिटिव से 2 NADH। अब क्या हुआ, यहाँ हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी हमारे लिए बनी है यहाँ पे, तो 2 NAD प्लस से 2 NADH, H2 भी बोल सकते हैं या प्लस H प्लस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट 1,3 बाई बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इनको ना जब हम लर्न करते थे ना तो हम अपनी ही फॉर्म बना के लर्न करते थे, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े नाम तो याद नहीं होते थे और नीट में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता करने के लिए। तो ये हमारे पास ये इसको हम लिखते थे PGAL। ठीक है, तो इसको लिखने का फटाफट तरीका होता था फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ऐसे हम लर्न कर लेते थे। और यहाँ पे हम 1,3 PGA, नेक्स्ट वाले को 3 PGA, आगे फॉस्फोग्लिसरेट, ये तो लर्न हो जाता है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्योंकि पायरुविक एसिड से पहले बनेगा इसलिए पायरुवेट, तो वो तो फटाफट याद ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुई। अब हमारे पास ट्राई बिस फॉस्फेट या 1,3 PGA डायरेक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ ADP से ATP बन गया, यानी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने, यानी कि हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई। ये एंजाइम्स जरूरी नहीं है बोर्ड वालों के लिए, पर नीट वालों के लिए जरूरी है, देखना जरूरी है, मतलब ऐसे कंफर्म नहीं है कि इनसे क्वेश्चन आता ही है, पर इंपॉर्टेंट है। ट्रायोज फॉस्फेट 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और नेक्स्ट हमारे पास है 2 × 2। अब मैंने ये 2 क्यों कर रखे हैं यहाँ पे, ये 2 इसलिए कर रखे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 ही तो थे, यहाँ से ये 2 बने, ये 2 बने, ये 2 बने, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हमारे पास ये 2 ATP 2 ADP और ये 2 ATP। ठीक है, तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और लास्ट हमारे पास 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बन गए पायरुविक एसिड के, लास्ट में हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए और साथ में एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो अब ना नीट में जाने के बाद या हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम इन 10 स्टेप्स को उसी वक्त लर्न करें, तो उसके लिए ना मैंने फटाफट ट्रिक बनाई है जो हम नीट में यूज कर सकते हैं। अब इसको देख के तो आप लोगों को लग रहा होगा दीदी क्या करना है इसमें, देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊंगी ना, इतनी टेंशन क्यों लेते हो, एक ही तो जिंदगी है, जियो यार चैन से। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप्स कितने होते हैं, 10। ठीक है, पूरे 10 स्टेप्स होते हैं ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड बनने तक, बीच का एक भी स्टेप मत खाना, नहीं तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे 10 स्टेप लिख लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो 1 और 2 था उसके बीच में क्या हुई, हमारी ATP यूज हो गई, 3 और 4 के बीच में ATP यूज हो गई। अब बाकी जो थे 5th और 6th, यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 3 कार्बन में चेंज हो गया था, है ना,
ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोलेज यहाँ यूज हुआ था और फिर 3 कार्बन वाले में 2 कंपाउंड बन गए थे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, NADH H+ बन गया, यहाँ पे ADP से ATP बन गया और ADP से ATP बन गया लास्ट वाले में। ठीक है, अब इस वाले में H2O रिलीज हुआ था। ठीक है, तो इसको 1-2 बार देखोगे ना जल्दी जल्दी तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ वो याद कर लो, 1-2 के बीच में, 3-4 के बीच में, 5-6 के बीच में और 6-7 के बीच में और 9-10 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी यूज और रिलीज हो रही है। तो यूज सिर्फ 2 स्टेप में हो रही है, जो भी एल्डिहाइड के बनने से पहले तक। एल्डिहाइड जहाँ से 2 कार्बन बन जाएंगे, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वहाँ के बाद से एनर्जी रिलीज होगी। 2 मॉलिक्यूल के बनने से पहले तक एनर्जी यूज होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, 2 पायरुविक एसिड्स बन गए। अब क्या करना है, हमें ATP चेक करने हैं कितने थे। तो हमारे पास 4 ATP + 2 NADH बने। कैसे बने याद आया किसी को? तो कुछ तो याद ही आया होगा। यहाँ हमारे पास क्या थे, 2, ये 2 क्यों थे? क्योंकि मैंने बताया था 2 प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के लिए सेम रिएक्शन चल रही है। तो इधर अगर हमारे पास NADH बन रहा है तो इधर भी NADH बनेगा, इधर ATP बन रहा है तो इधर भी ATP बनेगा। तो यानी कि ये भी 2 बनेंगे, NADH भी और ATP भी 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 और ये 2, तो 4 ATP 2 NADH। नेट ATP कितने हैं? अच्छा, तो अब आप लोगों को सोच रहे हो नेट ATP तो 4 ATP होने चाहिए ना। अरे 4 कैसे होंगे, यहाँ पे 2 यूज भी तो हो गए। अब ऐसे बोलेंगे यहाँ पे 2 यूज क्यों नहीं है? अरे यहाँ पे तो 6 कार्बन का एक सिंगल कंपाउंड था, 6 कार्बन थे यहाँ से यहाँ तक, 6 कार्बन था यहाँ तक। तो उसके आगे तो 3 कार्बन हो गए। तो यहाँ तक तो सेम ही रिएक्शन चली है पूरी, यहाँ तो कुछ स्प्लिट ही नहीं हुआ था। तो वहाँ पे 2 ATP यूज हो गए, इसलिए यहाँ पे हमारे पास नेट 2 ATP बचे। अब ग्रॉस ATP का मतलब टोटल। ये तो सबस्ट्रेट लेवल के ATP थे, यानी डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हमें मिले हैं। लेकिन हमारे पास ये है, जब ये आगे रिएक्शन हो, ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ पे 2 NADH ATP में चेंज होगा। तो ये ATP कितने बनाता है, एक NADH 3 ATP रिलीज करता है। तो ग्रॉस में हम देखें 2 × 3, 2 + 6 8 ATP। तो ये क्या था हमारा बिल्कुल सिंपल मेथड था ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने का। अगर किसी को ये आता है तो इसको 2 की स्पीड पे देखें, और अगर किसी को नहीं आता इसको रिपीट करके देखें, क्योंकि कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।